आपकी तबीयत कैसी है? बुखार बहुत तेज हो गया है। बहुरानी, आप इन लोगों के हाथ से कोई दवा मत लेना। क्यों? बहुरानी, वो क्या बात है? इन लोगों ने दवा पिलाने के बहाने पहली बहू को जहर दे दिया था। क्या? सच कह रही हूँ। और अब आपको भी जहर दे देंगे। मुझे जहर देना चाहते हैं? इन बूंदों से काम हो जाएगा भैया? अरे मुन्ना, ये बूंद तो इतनी जहरीली है कि सारा समुंदर भी खत्म हो सकता है। लो अम्मा, ये दवाई बहू को पिला दो। न रहेगा मर्ज, न रहेगी मरीज। और मुन्ना, तू जल्दी से एक नई गाड़ी बुक करवा ले, क्योंकि ये गाड़ी तो छूटने वाली है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बहुरानी की देखभाल कर रही थी। हम सब काफी है बहू की देखभाल करने के लिए। चल यहाँ से। बड़ी आई बहू की देखभाल करने वाली। बहू, लो दवाई पी लो। नहीं माँ जी, दवा पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू रानी, इस दवाई से तुम्हारी तबीयत हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। लो पियो। नहीं। हरामजादी, इतनी महंगी दवा गिरा दी। मर! रामदास जी, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। सावित्री, इन्हें घर की चाबियां दे दो। रामदास जी, आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए आपने सब कुछ बेच दिया? अपना घर ही तो बेचा वकील साहब। अगर कोई खरीदार मिल जाता तो हम दोनों अपने आप को बेच देते। हाँ सावित्री, हमें अपनी बेटी की सिंदूर की कीमत अदा करनी है। चलो। भैया, जला क्यों नहीं डालते? हाँ? अम्मा, साली ऐसे नहीं मानती तो जिंदा जला देते। नहीं सुरेंद्र भैया, ये बहुत ज्यादा है, हम सब फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस माई के लालों को फंसा सके। कुछ भी हो, मैं इस काम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बेशरम, हम कोई पाप करने जा रहे हैं कि तू शामिल नहीं हो पाएगा? बड़ी हमदर्दी दिखा रहा उससे। बेटू, एक बात मत भूल कि हम सब एक खानदान के हैं। ये गैर तेरे सगे कब से होने लगे? बोल, हम तेरे अपने हैं या पराए तेरे अपने? देख बिट्टू, अगर तू हमारे खिलाफ गया ना तो मैं तेरी माँ हूँ, न तू मेरा बेटा है, समझ ले। ठीक है, जैसे आप लोग चाहें। जी हाँ। दरवाजा इसलिए बंद किया है कि तुमसे थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चीज की जा सके। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। जैसी हो लेकिन हो नहीं। तुम छोटे की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बीवी जैसी हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तू सिर्फ हाथ पैरों से लंगड़ा नहीं है, तेरी हया शर्म भी लंगड़ी है, तेरी तमीज भी लंगड़ी है, तेरी शराफत भी लंगड़ी है। मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ। मुझे लंगड़ा कहती है? ये देखिए, आपके भाई साहब ने क्या हाल कर दिया मेरा।
तो क्या हुआ? वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ने ना देगा मुझ पे वो बुरी नजर, अपनी पलकों के साए में वो छुपाएगा। दुल्हन बना के मुझे, कंगना पहना के मुझे, डोली में बिठा के राजा ले जाएगा। अरे कहाँ जाती है भाग के? काम करे तेरी आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में तू मेरी तरह बने। अम्मा अम्मा, हाँ? भाभी के माँ बाप आए। अच्छा अरे घबराता क्यों है? तू जाकर जल्दी से सुरेंद्र को बुला कर ले आ। अच्छा। बाप रे। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। हम अपना वादा पूरा करने आए हैं। ये रहे आपके बाकी रुपए। मैं तो पहले से जानता था बाबूजी कि आप माँ के देवता आदमी हैं। देखा माँ, इसे कहते हैं वादा पूरा करना। क्या अब हम सुनीता से मिल सकते हैं? सुनीता? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? तो कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ गई, पर वो ये घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? उसका चरित्र ठीक नहीं था। क्या? जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो घर छोड़कर भागना पड़ा। बीवी प्रेम की और डोरे डाल रहे थे मेरे बेटे सुरेंद्र पर। हाँ। ना जाने बिट्टू को भी किस घाट का पानी पिलाया होगा। ये सब झूठ है। इतना झूठ मत बोलो मालकिन, नहीं तो पाप लगेगा। बहुरानी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने इस घर में क्या दुख नहीं सहा और आज तुम उनका नाम बिट्टू के साथ जोड़ रही हो। अच्छा, तू बिट्टू की सगी कब से होने लगी? जब से हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। क्या? हरामजादी, कल की नौकरानी मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही। मर! चल! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! बिट्टू, तुम चुप क्यों हो? माँ जी से कहते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते उससे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? सच तो ये है कि मैं अम्मा के खिलाफ एक सांस भी नहीं लेता। नहीं बिट्टू, ऐसा मत कहो। बिट्टू, मैंने तुमसे बात नहीं बताई। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अम्मा, भैया। चुप चुप, चल अंदर चल चल। अरे मैं क्या तो अंदर चल। बिट्टू, सारी नौकरानी की बच्ची अपने मालिक पर उंगली उठाती है, हमारे खानदान पर इल्जाम लगा रही है। दबाओ जाएगा। हाँ, बहुत देख लिया तमाशा। अब तुम लोग भी फूटो यहाँ से। जब तक सुनीता इस घर में थी तब तक तुम्हारा हमारा रिश्ता था। अब निकलो यहाँ से, भागो। पर इतना तो बता दीजिए, वो गई कहाँ? अरे किसी कोठे पर जाकर देखो अपनी बेटी को। क्या करो बेटा? अरे ठीक कह रहा हूँ, वही जाकर देखो। वही कोठा स्टेशन जहाँ रोज एक नई गाड़ी छूट जाती है। सावित्री, सावित्री। मुझे इस नर्क से ले चलो। हाँ, ले जा इसे, ले जा, छोड़ में ले जा, वरना तुम्हारी गाड़ी भी छुड़वा दूंगा साले। मैं उन पापियों के हाथों नहीं मरना चाहती थी, इसलिए अपने ही कंधों पर अपनी ही अर्थी लेकर निकली। माँ ने कहा था, जिस घर में बेटी बहू बनकर जाती है वो तभी निकलती है जब उसकी अर्थी उठती है। What nonsense! 20वीं सदी खत्म होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान की औरतें अभी भी 16वीं सदी में जी रही हैं। अरे अर्थी तो ससुराल वालों की उठनी चाहिए जो इतना जुल्म करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जुल्म करना और सहना दोनों पाप हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने जा रही थी। तो और क्या करती? जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा था। लेकिन मरने से जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। देखो सुनीता, अपने आप को कभी अकेला, कभी बेसहारा मत समझो। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। सुनीता, तुम्हारे लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी हो गया है कि अपने इस दुख को गुस्से में बदल दें। नहीं तो यही होता रहेगा। औरतें जलाई जाएंगी, मारी जाएंगी, कभी सर न उठा पाएंगी। सुनीता, तुम्हारा ये दुख अकेला तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की लड़ाई है। तुम कहना क्या चाहती हो रत्ना?
आज तक हमसे हमारी शक्ति छुपाई गई है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि त्याग करो, तपस्या करो, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करो, और हम यही करते आए हैं। लेकिन कभी सोचा है तुमने कि त्याग करने वालों में, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करने वालों में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है? तुम यही समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है, एक नए सिरे से। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मगर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, एक तरह से अपने लिए कर रही हूं। हम तमाम औरतें एक ही डोरी से बंधी हुई हैं। एक की मजबूरी सबकी मजबूरी बन जाती है, एक की हार सबकी हार। लेकिन एक की जीत से, चाहे वो दुनिया के किसी ही कोने में क्यों ना हो, हम सब में कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। रत्ना। हाँ सुनीता, मैं सरकारी वकील हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर समाज के इस घिनौने रिवाज के खिलाफ एक ऐसी हथकड़ी बन जाएं जो ऐसे गिरे हुए लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। सुनीता, तुमने स्पेशल पुलिस एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास पाके काबिल तारीफ काम किया है। थैंक यू सर। ये खुशखबरी, और तुम्हें सुंदरबाग के पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है। इट इज एन ऑनर सर। शायद कुछ अरसे में तुम्हारा ख्याल बदल जाए, क्योंकि जिस इलाके का नाम सुंदरबाग है ना तो वो सुंदर है और ना ही वहां कोई बाग है। पुलिस के नजरिए में वो काफी बदसूरत और बदनाम इलाका है। वहां तुम्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। नो प्रॉब्लम सर। परेशानियां मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो और बढ़ जाएगी ना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सरकारी वकील साहिबा। सुनीता, हाउ वंडरफुल। सच सुनीता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इम्तिहान तुमने दिया और पास मैं हो गई। अब तुम्हें अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है रत्ना। सबसे पहले मैं वहीं गई थी, लेकिन पड़ोसियों से पता चला वो लोग मकान बेचकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं जानती हूँ ये सब उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे ससुराल के लिए मेरा मायका बिक गया है रत्ना, मेरा मायका बिक गया है।